नमस्कार, सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है। आप अपने सवाल कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। फ़ोन नंबर्स आपको बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177 और 2800-178। और जो लोग मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं या बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, शिमला का एसटीडी कोड 0177 ज़रूर लगा लें। इससे पहले कि आज के विषय पर हम बातचीत शुरू करें, आपका परिचय करवा देते हैं जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आज आए हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अश्विनी और साथ में हैं डॉक्टर पूजा। आप अश्विनी जी, आप तो सीपीआरआई के कुफरी स्टेशन पर वैज्ञानिक हैं और पूजा जी आप सीपीआरआई में वैज्ञानिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर अश्विनी, जैसे आजकल जो हमारे निचले पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कई जगह आलू लगाया जा रहा है, कई जगह लग भी चुका है, तो कौन से इलाके हैं वो जहाँ आजकल आलू लगाया जा रहा है या लगने वाला है? हाँ, आजकल हिमाचल प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्र जो समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं जी। इसमें मुख्यतः सिरमौर, सोलन, कांगड़ा जी। ऊना और हमीरपुर व बिलासपुर जिलों के क्षेत्र आते हैं। अच्छा जी। ये वो क्षेत्र हैं जो लगभग मैदानी क्षेत्रों से सटे हुए होते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर आलू की जो फसल की बिजाई है वो सितंबर के अंत से शुरू होकर जनवरी तक चलती रहती है, लेकिन मुख्यतः जो फसल है आलू की इस क्षेत्र में वो अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। जी। तो कई जगह जो है वो आलू की बुआई चल भी रही है, कई जगह जो है वो पहले से बीज चुके हैं, तो वहाँ पर जो है फसल निकल कर उसका जमाव हो भी गया है। अच्छा जी। तो यही क्षेत्र हैं जहाँ पर आजकल आलू की फसल चल रही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बड़ी समस्या रहती है कि जो आपकी फील्ड है, जो खेत है आपका जी, उसको कैसे चयन करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन हाँ, होनी चाहिए उसकी? देखिए वैसे तो आलू मिट्टी में होता है, अच्छा। होने को तो ये किसी भी किस्म की मिट्टी में हो सकता है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए ऐसा है कि जो खेत की मिट्टी दोमट हो अच्छा। या बलुई दोमट हो, मतलब थोड़ा सा रेतीलापन ज़्यादा हो, जी हाँ। दोमट हो, वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आलू की जो बढ़वार है, आलू की जो बढ़ोतरी है, कंद की बढ़ोतरी है, वो तभी होती है अच्छी अगर मिट्टी जो है वो थोड़ी लूज हो, जी हाँ। जी हाँ। ढीली हो, भुरभुरी। भुरभुरी हो। जी हाँ। और अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें इसकी बढ़वार में दिक्कत होती है, आलू का कंद पूरी तरह से बढ़ नहीं पाते हैं। जी हाँ। तो जो बलुई दोमट मिट्टी है वो सबसे अच्छी है। अच्छा। और एक पीएच मान होता है, वो अगर आपका 5.5 से लेके 8 के बीच में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी। तीसरा ये देखना होता है कि इसमें आलू उसी जगह में लगाएं उसके ऊपर छाया ना हो, सन्नी हो, धूप आती हो अच्छी, और पानी की निकासी का भी प्रबंध हो। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए जी हाँ। जी हाँ। तो पानी भी निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर पानी खेत में खड़ा रह जाएगा तो वो आलू को जी जी जी, तो स्लोप भी उसका ठीक होना चाहिए। हाँ, मतलब जो ज़्यादा पानी अगर इकट्ठा ना हो खेत के अंदर, उसकी निकासी का प्रबंध होना चाहिए, मतलब ऐसी स्लोप ठीक होनी चाहिए उसकी। जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर पूजा, जैसे अगर हम खेत तैयार करना चाहें आलू की फसल के लिए तो कैसे करना चाहिए? आलू की फसल में खेत तैयार करना एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। जी। क्योंकि आलू एक कंद की फसल है, तो ये जो कंद होते हैं ये ज़मीन में ही पैदा होते हैं और इसकी बढ़ोतरी भी ज़मीन में ही होती है। जी हाँ। जी हाँ। इसलिए जब आलू की बढ़ोतरी होती है तो ज़मीन से किसी प्रकार का इसमें प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। जी हाँ। अगर कोई प्रतिरोध होता है तो फसल ठीक से इसकी उपज नहीं हो सकती है जी हाँ। और इसके कारण हमें जो आर्थिक लाभ है वो कम होता है। अच्छा जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो पहली फसल होने के बाद देसी बैलों की सहायता से जुताई कर ले। जी हाँ। और जुताई करते वक्त ये ध्यान में रखे कि जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं उसको वो काट दे, यानी छोटा छोटा कर ले। अच्छा जी। और उसके बाद वो सुहागा लगा दे सकते हैं। जी हाँ। तो सुहागा लगाने का ये एक फ़ायदा होता है कि मिट्टी की जो नमी है वो मिट्टी में बनी रहती है और बाहर नहीं जा पाती है। अच्छा। साथ में अगर किसान भाई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आधा जो रिकमेंडेड डोज है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल सकते हैं। अच्छा और जी। वो ज़मीन में अच्छी तरह से घोल ले सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर अश्विनी जी, जो एक जैसे हम बात करें
कि किस्मों का भी चयन होता है और कौन कौन सी उपयुक्त किस्में हैं हाँ। लगाने के लिए? आलू में किस्मों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हर किस्म हर इलाका में नहीं हो सकती है। जी तो जैसे मैंने कहा कि आजकल जो मौसम है वो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में ही आलू की फसल चल रही है, जी और इन इलाकों के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उनमें मुख्यतः कुफरी ज्योति एक बहुत पुरानी किस्म है, वो तो है ही है। जी कुफरी चंद्रमुखी भी है। इसके अलावा जो किसान हैं वो कुफरी पुखराज को पसंद करते हैं, और ये किस्म भी बहुत ज़्यादा चलती है जी। और इन इलाकों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अच्छा, कुफरी पुखराज के अलावा इसी की एक जो है रिप्लेसमेंट जो है वो कुफरी ख्याति नाम की एक नई किस्म भी आई हुई है। तो कुफरी ख्याति को भी किसान जो है इन क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहाँ पर पुखराज लगता है। हाँ, जहाँ पुखराज लगता है वहाँ पे कुफरी ख्याति को भी लगा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और कि किस्मों की तो बात आपने बता दी जी। लेकिन एक और समस्या रहती है कि बीज अच्छा नहीं मिलता लोगों को। बीज का सोर्स क्या होना चाहिए, बीज कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए बीज तो अच्छा होना ही चाहिए। जी। तो इसलिए हम किसानों को हमेशा यही कहते हैं कि बीज का जो स्रोत है वो रिलायबल होना चाहिए। जी। आपको उसके ऊपर मतलब विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। आपको ऐसा विश्वास हो कि जो बीज हम लाए हैं वो अच्छी गुणवत्ता का है। जी, जी। और गुणवत्ता जो बीज की है वो दो ही मानकों के ऊपर जो है परखी जाती है। एक तो ये है कि वो रोग रहित हो, उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जी। और दूसरा ये है कि वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब ये है कि जो जिस किस्म का बीज है वो वही किस्म हो। ऐसा नहीं कि वो मिक्सचर ना हो, उसमें मिश्रण ना हो दूसरी किस्म का। जी हाँ, जी हाँ। तो जो किस्म है वो भी असली होनी चाहिए। जी। तो इसके साथ साथ जो है रोग रहित बीज जो है कहाँ से लेना है, उसका स्रोत क्या है। हम ये कहते हैं कि जो भी प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं जी हाँ। इसके लिए हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर जो हैं वो वैसे तो कृषि विभाग या बागवानी विभाग वाले जो हैं वो प्रमाणीकृत बीज जो है वो उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। जी हाँ। वो किसान उनसे ही लें। जी हाँ। अगर नहीं मिलता है किसी वजह से तो वो जो है किसी मतलब विश्वास पात्र जो अच्छे बीज के जो उत्पादक हैं, किसान लोग भी हैं। और इन इलाकों के लिए जो बीज है, इन किस्मों का बीज जो है वो ज़्यादातर हमारे पंजाब के इलाकों से, जैसे जलंधर वाला क्षेत्र है वहाँ से जो है वो किसान ले सकते हैं। अच्छा। तो यानी कि जो आपके डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको रोक रहा हूँ, किसी दर्शक का फ़ोन है। हेलो जी, नमस्कार। चौधरी परमाराम बोल रहा हूँ सुंदरनगर से सर। जी नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। चौधरी परमाराम। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुंदरनगर से सर। अच्छा जी, सुंदरनगर से बोल रहे हैं, बताइए अपना प्रश्न बताइए। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका बीज काट के लगाना अच्छा रहेगा या ऐसे लगाना है, बिना काट के लगाना ठीक रहेगा सर? हाँ, आपका प्रश्न हमें मिल गया। ऐसा है परमा जी के बीज जो है अगर उसका आकार आपका 30 से 40 ग्राम का है तब तो काटने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप सबूता ही लगाएं क्योंकि उससे आपको ज़्यादा झाड़ मिलेगा हर पौधे से। और अगर आपका बीज का जो आकार है या जो वजन है वो 70-80 ग्राम जा रहा है तो आप उसके 2 टुकड़े करके लगा सकते हैं। बशर्ते ये है कि हर टुकड़े के ऊपर 2 आंखें होनी जरूरी हैं। जी, तभी वो पौधा बन पाएगा। तो आप काट के लगा सकते हैं। अगर बीज का जो वजन है, हर कंद का बीज वाले कंद का वजन 70-80 ग्राम या इससे ऊपर का है तो हर कटे हुए पीस का टुकड़े का जो वजन है वो 35-40 ग्राम रहना चाहिए। उसके ऊपर 2 आंखें सुनिश्चित होनी चाहिए। और काटना जो है वो लगाने से, खेत में लगाने से कम 2-3 दिन पहले काट लेना है। फिर उसको छायादार जगह में सुखाना है ताकि उसके कटी हुई सतह के ऊपर पपड़ी जम जाए, पपड़ी सी बन जाए, वो गीला ना रहे कटा हुआ जो सतह है। नहीं तो उस बीज के, कटे हुए बीज के सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसा है साहब, काट के लगाया जा सकता है लेकिन हर बीज नहीं, उसका एक आकार सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो 70-80 ग्राम से कम ना हो जो काटना है। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे ये पूछ रहे हैं तो वैसे काट कर लगाना से बिनिस्बत मेरे ख्याल साबुत लगाना कौन सा ठीक रहेगा? देखिए ऐसा है कि अगर आप बहुत बड़े आकार के बीज कंद हैं और आप काटेंगे नहीं तो आपकी तो बीज की जो मात्रा है, बीज दर जो है, सीड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा और तो किसान को नुकसान हो जाएगा। जी। वो तो जहाँ पे हम ये कहते हैं कि 2 से 2.5 क्विंटल 1 बीघा में बीज दर लगती है तो फिर वो 3-3.5 चली जाएगी, 4 भी चली जाएगी। तो आपने तो डबल डाल दिया, उससे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर आपका बीज का आकार
मतलब ठीक है 35-40 ग्राम का है, जी हाँ, जी हाँ। 25-30 ग्राम का है, तो उसको काटने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको काट के लगाने में ही फ़ायदा है। जी जी जी। हाँ, और इसको सड़ने से रोकने के लिए आप जब भी काटते हैं, काटते समय ही अगर आप इसको मैनकोजेब या डाइथेन के घोल में 10 मिनट के लिए डालें, और ये जो घोल है ये 0.2%, मतलब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के बनाएं, जी, और जी। जैसे ही काटें उसी टाइम इसको साथ ही साथ इसमें डुबोते जाएं और 10 मिनट के लिए रखें, और फिर उसके बाद 2 से 3 दिन जो है वो छाया में सुखाएं। जी जी जी। तो आपका ये जो बीज है ये कटा हुआ सड़ेगा नहीं, ये दूसरे के बराबर ही, बिना काटे हुए के बराबर ही आपको उत्पादन देगा। जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके फ़ोन से पहले हम बात कर रहे थे कि वो जो बीज का सोर्स है जी वो जैसा आपने बता रहे थे आपके लेना चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि या तो प्रमाणीकरण संस्था जो हैं, जैसे कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में देता है, पंजाब में देता है, कहीं किसी इस राज्य में जैसे उत्तराखंड है वहाँ बागवानी विभाग देता है, तो उनसे ही लें। अगर नहीं है तो किसी विश्वास पात्र जो किसान बीज पैदा करते हैं, या फिर जो पहाड़ से बीज आता है, लेकिन आजकल के मौसम में पहाड़ का आलू जो तैयार होता है वो तो उपयुक्त नहीं है, नहीं है। क्योंकि उसमें तो अभी तक अंकुर नहीं निकलेंगे 2-3 महीने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो आजकल जो फसल चल रही है निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर तो मैदानी इलाकों में जलंधर या पंजाब वाले इलाके का जो बीज आया हुआ है, या मतलब शीत भंडारण के बाद निकला हुआ बीज है, उसी को ही किसान को प्रयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप अभी कह रहे थे कि मैदानी इलाकों से भी लिया जा सकता है, जैसे आपके मैदानी स्टेशन हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। मैदानी इलाकों से भी लिया जा सकता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर पूजा, एक बीज की बात हो रही है, तो बीज की जो दर है, यानी सीड रेट जो रहता है हमारा, और वो कैसा होना चाहिए, आकार का तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। 1 बीघा ज़मीन के लिए 2 से 2.5 टन आलू का बीज लगता है। जी हाँ। अगर हमारे बीज का आकार थोड़ा कम है तो हमें कम मात्रा में बीज लगेगा, और ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगेगा। बीज लेते वक्त ये ध्यान में रखें कि बीज अंकुरित होना चाहिए, जी हाँ। उसका अंकुर 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, जी हाँ। हरा और मोटा होना चाहिए। जी हाँ। अगर हमारा आलू पतला है या अंकुरित नहीं है तो ऐसे आलू का हम बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, अंकुरित होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और जो तैयारी है बीज की, कुछ उसमें करना चाहिए, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि अंकुरित होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है? नहीं, इसको मैं और आपको थोड़ा सा इसमें डालना चाहूँगा ध्यान के, जी। अंकुरित करने के लिए लोग किसान बड़ी गलत विधि अपनाते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं कि जहाँ से भी बीज लेके आते हैं उस बीज को उसी बोरा के अंदर रहने देते हैं, जी जी जी। और जब वो बीज खेत में लगाना होता है तभी उस बोरा को उठाते हैं और खेत को चल पड़ते हैं। जी जी जी। ऐसा होता है कि उस समय जो अंकुर उसमें आए होते हैं वो अंदर बोरा के अंदर रहने से बहुत पतले और पीले रंग के होते हैं। जी हाँ, जी। और जैसे ही उन कंदों को, बीज कंदों को बाहर निकालते हैं, वो अंकुर या तो बोरा के अंदर फंसे रह जाते हैं या टूट के बाहर अलग गिर जाते हैं। जी जी जी। तो प्रैक्टिकली किसान क्या करते हैं कि बीज को बिना अंकुर के ही गाड़ देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसे बीज जो हैं, जी। अंकुरित बीज की बजाय जो है 20-25 दिन और लेट निकलती है फसल, जो है जी। फसल निकलने में देरी हो जाती है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। किसान को ये चाहिए कि बीज को ऐसे सही ढंग से पहले अंकुरित करे। उसके लिए जैसे ही उसमें आंखें फूटने लगती हैं, जी हाँ। बोरा में आप चेक करते रहिए, जैसे ही आंख फूटने लगती है उसको आप बोरा से निकाल करके किसी छायादार हवादार जगह में पतला करके फैला दें। अच्छा। तभी आपके अंकुर जो हैं, जैसे पूजा जी ने कहा जी हाँ। कि वो हरे रंग का होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तभी वो अंकुर हरे और मोटे हो पाएंगे। अगर आपने उनको हवादार जगह में ठीक है। और मंद रोशनी में, मतलब सीधे धूप में नहीं रख देना है, नहीं, ऊपर जी। से कोई उसके ऊपर धूप को रोकने के लिए छत होनी चाहिए, साइडों में हवा का पूरा अच्छा जी। ये रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरीके से आप 10-15 दिन लगाने से पहले अगर आप ऐसे फैला करके रखेंगे जी हाँ। तो अंकुर मोटे और हरे हो जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं। उनको आप उठा के किसी भी टोकरा में भर के ले जाओ तो भी वो टूटेंगे नहीं। टूटेंगे भी तो 1-आधा% टूटेंगे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ऐसी फसल जो है वो जल्दी जमकर बाहर आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं तो आपकी फसल 1 महीना 15 दिन 20 दिन और लेट हो जाएगी बिना अंकुर वाले जी जी बीज जी हो जाएंगे तो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा दोस्तों, जैसे बीज का बता रही हैं आप, इसमें जैसे कुछ डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। जब हम आलू की खेती करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति का अंतर 50 से 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अच्छा। और बीज से बीज का जो अंतर है ये हमारे आलू के बीज के ऊपर निर्भर होता है। अच्छा। अगर हमारा आलू का बीज काफ़ी छोटा है, जैसे 15 से 25 ग्राम का है, तो हम 15 सेंटीमीटर की दूरी इसमें रख सकते हैं। अगर ये मध्यम आकार का है
जैसे 35 से 50 ग्राम का, तो हम 20 सेंटीमीटर की दूरी इसमें बना के रख सकते हैं। अगर हमारा बीज मोटे आकार का है यानी 50 से 70 ग्राम का है तो हम 25 सेंटीमीटर की दूरी बना रख सकते हैं। और इससे भी अगर मोटे आकार का हमारा बीज है तो हम 25 या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर भी इसको लगा सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया, एक और उसके बाद जो एक मात्रा खाद की भी पता होनी चाहिए कितनी डालनी है, और जो उसके बाद आप समझते हैं कैसे करना चाहिए, आप बता दीजिए। देखिए आलू के लिए वैसे तो जो गोबर की खाद है जी जिसको FYM कहते हैं, जी जी वो अच्छी गली सड़ी FYM अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है। जी। और ये जो है आपकी 2.5 से 3 टन जी। 1 हेक्टेयर के लिए, 2.5 से 3 टन 3 टन या 2 से 2.5 क्विंटल 1 बीघा के लिए। अच्छा 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 जी। ठीक है, जी ये इतनी पड़े तो आपको जो है वो कुछ खाद की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। फिर फास्फोरस और पोटाश की मात्रा वैसे पूरी हो जाती है। जी। अन्यथा आपको 3 उर्वरक मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ज़रूरी हैं। जी। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और तीनों की जो मात्रा है पर बीघा, मैं ये कहूँगा कि अगर तो आप सिंचित आलू की फसल ले रहे हैं, मतलब सिंचाई वाले इलाके में है, जी तब आपको जो है 12 से 15 जी। किलोग्राम नाइट्रोजन और 8-8 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश पर बीघा चाहिए। अच्छा जी। इसके लिए आपको, अगर आपके पास कैन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, तो आपको जो है वो 60 से 80 किलोग्राम पड़ जाएगी। 50 किलो जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट पड़ जाएगा, और 13 किलो जो है वो म्यूरेट और पोटाश चाहिए। इन तीनों का मिश्रण बना के आप जो है आलू लगाते समय कतारों में मिक्स करके मिश्रण बना के डालेंगे। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आलू की बिजाई करेंगे, आलू हाँ, के जो जो है कंद रखेंगे। जी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि मिश्रण को डालने से के बाद जी। और आलू के बीज के कंद को रखने से पहले इसको मिट्टी में हल्का सा मिला लें। अच्छा। नहीं तो अगर आलू के बीज के अंकुर के साथ अगर इसका कांटेक्ट हो जाएगा तो वो उसको जला देता है, ये जो रासायनिक खाद जो है ना। जी हाँ जी। तो इस तरीके से पहले मिला लेना ठीक हाँ, रहेगा। और अगर आपकी खेती जो है असिंचित है, मतलब उसमें बारिश के ऊपर ही निर्भर है, तो नाइट्रोजन थोड़ी सी कम डालनी है। अच्छा। और ये जो मैंने नाइट्रोजन की मात्रा बताई है, आपने सिंचित क्षेत्र में तो आधी डालनी है बुआई के समय, आधी डालनी है नाइट्रोजन आपने मिट्टी चढ़ाते समय, जो कि 40-45 दिन के बाद है। आधी आधी मात्रा। हाँ, अगर आपकी जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है, जी हाँ, तो आपने 2/3 जो है नाइट्रोजन पहले डाल देनी है, और 1/3 जो है वो मिट्टी चढ़ाते समय डालनी है। जी। डॉक्टर पूजा, एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो निराई गुड़ाई का प्रश्न है, तो कैसे करनी चाहिए निराई गुड़ाई? निराई गुड़ाई और इसका महत्व भी क्या है, ये भी बता दीजिए। निराई गुड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है आलू के खेत में, क्योंकि अच्छी फसल और ज़्यादा पैदावार के लिए समय पर निराई गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। और निराई गुड़ाई करने से हमारे फसल में अच्छा एरेशन होता है और उसके साथ साथ अच्छी फसल होने में भी मदद होती है। अच्छा, तो कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? जैसे ही हमें 30-35 दिन हो जाए तो हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए हम खिलनी के माध्यम से जो पपड़ी बनती है वो हम उसको तोड़ सकते हैं, और बीच में जो खरपतवार आती है उसे भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, और खरपतवार को कैसे नियंत्रण करते हैं? खरपतवार नियंत्रण करने के 2-3 तरीके हैं। पहले तो होता है कि हम वो हाथ से कर ले। अच्छा जी। या कोई जो अभी खरपतवार नाशक कीट दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या बैलों के माध्यम से हम खिलनी के इस तरीके से इससे भी वो कर सकते हैं। जी। डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर पूजा, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों को दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।